नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरे देश में 7 चरण में चुनाव होंगे। बिहार में भी 7 फेज में चुनाव होगा। लेकिन बिहार में एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। सभी पार्टियां दावा जरूर कर रही है कि जल्द ही सीटों की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। महागठबंधन में शामिल विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। आरजेडी कांग्रेस को 7 से 8 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती है, जबकि कांग्रेस की डिमांड 11 सीटों की है। वामपंथी दलों की अलग डिमांड है। वामपंथी दल 6 से 7 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं आरजेडी बिहार में 30 सीट से कम नहीं चाहता है। यही वजह है कि सीट शेयरिंग का मामला सुलझ नहीं पाया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने बेगूसराय और कटिहार सीट पर अपना दावा ठोक रखा है, तो बेगूसराय से कांग्रेस कन्हैया को प्रत्याशी बनाना चाहती है और कटिहार सीट से तारिक अनवर को कांग्रेस उम्मीदवार बनाना चाहती है। बेगूसराय सीट पर लेफ्ट की भी दावेदारी है, तो कटिहार सीट पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारने की दावेदारी कर रहा है। आरजेडी अशफाक करीम को कटिहार से उम्मीदवार बनाना चाहता है, तो कांग्रेस के एक बड़े नेता का दावा है कि 1 हफ्ते के भीतर ही सीट शेयरिंग का मामला तय हो जाएगा। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें। सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच कल दिल्ली में अहम बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला इस पर लिया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस आलाकमान ने 20 मार्च तक हर हाल में सीट शेयरिंग की डेडलाइन तय कर दी है, यानी 20 मार्च तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो जाना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान ने यह साफ कर दिया है। तो बिहार में एनडीए में भी सीट शेयरिंग का मामला सुलझ नहीं रहा है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू कह रही है कि सब कुछ तय है और जल्द ही ऐलान हो जाएगा, लेकिन कौन सी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी ये तय नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, चिराग के चाचा पशुपति पारस की आरएलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की हम पार्टी शामिल है। कहा जा रहा है कि बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चिराग की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और गया से हम पार्टी से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी अभी तक साफ नहीं हुआ है। तो इधर चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच पेंच फंसा हुआ है। पिछले चुनाव में दोनों साथ थे, लेकिन इस बार दोनों अलग हैं। खबर यह है कि पशुपति पारस की पार्टी को बीजेपी एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं। बीजेपी चिराग पासवान को 5 सीट दे रही है, जिसमें हाजीपुर सीट भी शामिल है। हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं, तो पशुपति पारस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चिराग और पशुपति पारस के बीच सुलह कराने की कोशिश हो जरूर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर चाचा पशुपति और भतीजा चिराग मानेंगे कैसे। तो चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो सका है और सभी पार्टियां दावा कर रही है कि जल्दी सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। एक तरफ महागठबंधन का कुनबा है, जहां आपसी नूरा कुश्ती है, सीटों का बंटवारा होना, समन्वय बनना बहुत मुश्किल है, और दूसरी तरफ एक सशक्त और मजबूत गठबंधन के रूप में एनडीए है। कमोवेश पिछली बार भी यही स्वरूप था। जनता ने 40 में 39 सीटें जिता कर दी थी। नीतीश कुमार जी के आ जाने के बाद एनडीए और मजबूत हुआ है। इस बार जनता क्लीन स्वीप कराएगी। बहुत जल्द पूरे समन्वय के साथ सीटों का बंटवारा होगा और सभी रूपरेखा सबके सामने होगी। 2024 लोकतंत्र के महापर्व के लिए हम सब तैयार हैं।
रही सीटों के बंटवारे की बात, तो वो भी हमारे अध्यक्ष बिहार के, उन्होंने कहा कि हम सब लोगों ने अधिकृत कर दिया है खड़गे साहब को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 1-2 दिन में उसका भी निर्णय अब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथियों के बीच में सब कुछ तय हो चुका है। सीटों की और उम्मीदवारों की घोषणा मात्र एक औपचारिकता है और यह भी इंतजार हम ज्यादा नहीं करवाएंगे। कुछ ही घंटों में हम सीट और उम्मीदवार दोनों की घोषणा कर देंगे। हमारे लिए बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, अब की बार 400 पार और 400 में 40 देगा बिहार। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अपने संकल्पों के आधार पर जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर अपने विचारों के साथ गठबंधन के सभी लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव आदर दिखाते हुए चुनाव मैदान में जा रहे हैं। आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा जहां तक सवाल है, वो सब कुछ बात लगभग फाइनल हो चुकी है। आज से कल तक का इंतजार करना चाहिए और वो चीजें सामने आ जाएंगी। अब बाकी जो महागठबंधन का जो प्रश्न है, तो उनके अंदर तो सब दिन सिर्फ उटौल रहा है। वहां तो एक परिवार एक दल का चलता है, तो अब बाकी वो जाने। तो बिहार में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन में भी फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ है, तो एनडीए में भी सीटों का ऐलान नहीं किया गया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक तरीके से कहें तो बिहार में दोनों ही खेमों के लिए पहेली सी बन चुकी है। पार्टियों में सहमति नहीं बन पा रही है। जितनी भी अलायंस पार्टी हैं, चाहे महागठबंधन की बात कर लीजिए या फिर एनडीए खेमे की, दोनों ही जगह सीटों पर बात अभी तक नहीं बन पाई है। सभी पार्टियां जल्द ही घोषणा करने का दावा तो जरूर कर रही है, लेकिन अभी बातचीत का दौर जारी है। एनडीए में अंतिम दौर का मंथन जारी है, जहां कुछ सीटों की अदला बदली जो है वो की जा सकती है। इसके साथ ही आरजेडी और कांग्रेस को लेकर खबर ये आ रही है कि आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान जारी है। इस बार आरजेडी 30 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस ने लेकिन 11 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। आरजेडी कांग्रेस को 7 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती है, तो वहीं लेफ्ट पार्टियों की भी अलग से डिमांड है। सीट बंटवारे को लेकर अब भी इंतजार है कि आखिर किस तरीके से सीटों का फॉर्मूला वो निकलेगा, जिसके तहत सभी पार्टियों में समन्वय बन जाएगा और वो फॉर्मूला सबके सामने होगा। हालांकि महागठबंधन की तरफ से और एनडीए दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि सीटों पर बातचीत हो चुकी है, फॉर्मूला बनकर तैयार हो चुका है। बहुत जल्द ही औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन अंदर खाने से खबर यह है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर महागठबंधन के अंदर पेंच फंसा हुआ है, जैसे कटिहार और बेगूसराय की सीट है, जहां आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही की तरफ से दावा किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और इस वक्त रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में इंडी अलायंस का दिखेगा दम। इंडी गठबंधन का आज शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन है आज, और समापन में शामिल होंगे विपक्ष के नेता। तेजस्वी यादव भी इस में शामिल होने के लिए जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव आज मुंबई जाएंगे। दोपहर पटना से मुंबई के लिए तेजस्वी यादव रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें, आज मुंबई में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा होने जा रहा है। और एआईएमआईएम ने बिहार के जिन 11 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने की बात कही है, उसमें काराकाट सीट भी शामिल है। काराकाट लोकसभा सीट से एआईएमआईएम से जिला पार्षद प्रियंका चौधरी प्रत्याशी हो सकती हैं। काराकाट सीट के लिए एआईएमआईएम के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर प्रियंका चौधरी को उम्मीदवारी सुनिश्चित बताई है। बिहार प्रदेश कमेटी ने काराकाट सीट के लिए प्रियंका को नामित कर रिपोर्ट भेजा है। एआईएमआईएम नेताओं ने कहा है कि इस सीट पर जबरदस्त लड़ाई होगी। काराकाट जेडीयू की सीटिंग सीट है। महाबली सिंह फिलहाल यहां से सांसद हैं। यहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की भी दावेदारी की बात कही जा रही है। तो ऐसे में एआईएमआईएम की दावेदारी एनडीए तथा इंडी गठबंधन के समीकरण प्रभावित कर सकती है। मैं सबसे पहले शुक्रिया करूंगी कि अख्तरुल ईमान साहब ने मेरी जो योग्यता है उसको पहचाना और मुझे काराकाट का जो सीट है उसके लिए उम्मीदवार जो है उन्होंने नामित किया।
इसके अलावा मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँ कि मैं जो हूँ लोग के सपोर्ट से आज जिला पार्षद में भी सदस्य हूँ। रोहतास जिला पार्षद में मैं नासिरगंज पश्चिमी से बिलोंग करती हूँ। जहाँ तक हमने समीकरण बनाया है, जो हमारा जो समीकरण चल रहा है उसको लेकर के जो हमारे जो कैंडिडेट हैं हमारे साथ आज हैं उनको लेकर के हम लोग पूरा समीकरण लिए हैं, तो उस हिसाब से ये हमारी कैंडिडेट है वो हमारे लिए सुटेबल है। और प्रश्न पत्र लीक मामले में बीपीएससी के हाई लेवल मीटिंग, कुछ ही देर में नए चेयरमैन इसकी मीटिंग करेंगे। अधिकारियों के साथ ये मीटिंग होगी। ईओयू की रिपोर्ट के बाद आयोग में मंथन जारी है। कभी भी शिक्षक बहाली परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है। कई जिलों के अधिकारी और कर्मचारी भी इस पर रडार पर हैं। प्रश्न पत्र के लिए जिलों में ही स्ट्रांग रूम बनाया गया था। स्ट्रांग रूम से सीधे सील बॉक्स में प्रश्न पत्र सेंटर पर गया था। किसी भी वक्त बीपीएससी TRE3 को रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, और हमारे साथ संवाददाता संजय कुमार पटना से जुड़ चुके हैं। संजय, अभी क्या मीटिंग कितने देर में ये शुरू होगी और कितना बड़ा फैसला आज इस बैठक में लिया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर अभी से थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो मैंने बताया था कि बिहार लोक सेवा आयोग जो TRE3 है, शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा फेज 3 है, उसको रद्द करने को लेकर फैसला ले सकता है। आज या कल तक ये फैसला आएगा। लेकिन अब ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो हमारे एजुकेशन रिपोर्टर है रजनीश कुमार, उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि बिहार लोक सेवा आयोग अभी से महज थोड़ी देर के बाद ही एक बैठक करने जा रहा है। ये बड़ी बैठक होगी और बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जो हैं, जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है, रवि भाई परमार, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। और निश्चित तौर पर जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की रिपोर्ट पहुंची है लोक सेवा आयोग के पास, उसके बाद परीक्षा रद्द करने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा। महज कुछ देर का इंतजार है, ये बैठक शुरू होगी और बैठक में मंथन होगा। मंथन इस बात को भी लेकर होगा कि आखिरकार पेपर कहां से लीक हुआ, क्योंकि बीपीएससी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसकी जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई थी, जिलाधिकारी को दी गई थी, और वहां से जो स्ट्रांग रूम बनाया गया था वहीं से पेपर गया था। तो किस जिले से ये पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर मंथन होगा। आर्थिक अपराध इकाई अलग से जांच कर रही है। अब देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन निश्चित तौर पर अब आज बीपीएससी एक बड़ा फैसला ले सकता है। ये अब से फैसला थोड़ी देर के बाद लिया जा सकता है और TRE3 जो है वो अब रद्द किया जाएगा। संजय, बैठक आज होने वाली है बीपीएससी की, तो दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि आप ईओयू कार्यालय के बाहर ही मौजूद हैं। वहां पर भी आज किसी तरीके की हलचल देखने को मिलेगी, और जो रिपोर्ट भेजी गई है क्या उसको लेकर कुछ अपडेट सामने आ पाया? रिपोर्ट में क्या कुछ मेंशन किया गया है? देखिए, बिल्कुल ठीक, हमारे पीछे बिहार लोक सेवा आयोग का कार्यालय है, जहां माफ कीजिएगा आर्थिक अपराध इकाई का कार्यालय है, जहां देर रात तक आर्थिक अपराध इकाई की टीम के जो मेंबर्स थे जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं वो पटना सिविल कोर्ट में मौजूद थे। और आज अहले सुबह जो 266 जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनको बेऊर जेल पहुंचाया है आर्थिक अपराध इकाई के। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक बार रजनीश का रुख कर लेते हैं। संवाददाता रजनीश के पास इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रजनीश, क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल, देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग में आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। कहा जा सकता है कि ये हाई लेवल मीटिंग है, और जो नए चेयरमैन है, चूंकि परीक्षा के बाद नए चेयरमैन जो है वो अपना ज्वाइन किए थे पद पर, और उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती के साथ वो ज्वाइन किए हैं, क्योंकि पेपर लीक की बात आ रही है और आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है उसमें इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है। हालांकि आयोग जो है अभी साफ तौर से मानने को इनकार कर रहा है, मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिले में जो स्ट्रांग रूम बनाए गए थे, यानी जो प्रश्न पत्र था वो छपने के बाद बीपीएससी कार्यालय नहीं आना था उसको, और जो प्रश्न पत्र है उसके लिए अलग से सभी जिलों में, यानी राज्य के 26 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, और उन्हीं 26 जिलों में स्ट्रांग रूम था, जिस स्ट्रांग रूम से कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्र के परीक्षा हॉल तक ये प्रश्न पत्र को सील बॉक्स में जाना था, जिसे कटर के बाद बॉक्स को खोलना था और प्रश्न पत्र बाहर निकालना था। लेकिन इस बीच स्ट्रांग रूम से आखिर ये कैसे लीक हुआ, कैसे जो अभ्यर्थी हैं उन तक ये प्रश्न पहुंचा है, ये तमाम चीज को लेकर हाई लेवल मीटिंग है और कई अधिकारी जो है रडार पर है। बता दें आपको, जो खबर आ रही है, कई जिले के अधिकारी रडार पर है, कर्मचारी भी, कि आखिर ये जो बीपीएससी की जो व्यवस्था है उसमें सेंधमारी कैसे हुई है। कुल मिलाकर परीक्षा रद्द करने को लेकर आज कभी भी फैसला हो सकता है।
क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में है कि अब परीक्षा रद्द हो जाए। जो मेरिट वाले हैं उनके मेरिट की हत्या हो रही है। प्रश्न पत्र अगर लीक हो जाता है, अगर पैसे देकर अगर सपना बेचे जाते हैं, तो ऐसे में जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल रजनीश, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ लगातार पटना से संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ बने हुए हैं। संजय, आप इससे पहले अपनी बात बता रहे थे, पहले तो आप ये बात पूरी करें और जरा ये भी बताएं, रजनीश जैसा बता रहे हैं कि कुछ जिलों के जिलाधिकारी जो है वो भी रडार पर है। देखिए, अब रडार पर कौन है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लैप्सेज है वो तो सामने आ ही गया है। सबसे बड़ी बात है कि फुल प्रूफ सिस्टम का दावा किया गया था बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, उसमें से अनुमानित तो हो गई है, इसको कौन इनकार भला इसे कर सकता है। अब कहां से लीक हुआ, कैसे हुआ, इसके तो जांच आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर ही रही है। और निश्चित तौर पर आर्थिक अपराध इकाई के जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि इसमें और गिरफ्तारियां होंगी, कई लोग पकड़े जाएंगे। एक पटना का शख्स है जो सचिवालय कर्मी है, उसके बारे में भी उसकी भूमिका भी संदिग्ध मानी गई है, जो वैशाली का रहने वाला बताया जाता है, तो उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा अभी हिंट्स मिला है। लेकिन फिलहाल बिल्कुल संजय, आप इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनाए रखिए। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले दर्शकों को हम बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, शिक्षक बहाली पेपर लीक कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिक्षक बहाली पेपर लीक कांड में गिरफ्तारी की संख्या जो है वो 313 तक पहुंच गई है। गिरफ्तार लोगों में अभ्यर्थियों के अलावा सॉल्वर गैंग के सदस्य भी शामिल हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 266 लोगों को पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि 88 महिलाएं शामिल हैं। बाकी के लोगों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जेल के बाहर सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। काफी संख्या में अभ्यर्थी के अभिभावक बेऊर जेल पहुंचे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। बिहार में शिक्षक भर्ती बहाली परीक्षा में जो पेपर आउट हुआ है उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम कार्रवाई में जुट गई है। इस पूरे मामले में जो संगठित गिरोह है और जो अभ्यर्थी हैं उनकी गिरफ्तारी की संख्या 313 तक पहुंच गई है। और शनिवार की देर रात पटना के सिविल कोर्ट में 313 लोगों को प्रोड्यूस किया गया था, जहां से जो विशेष न्यायालय है आर्थिक अपराध इकाई की, उसने सभी को जुडिशियल कस्टडी में भेजने का निर्देश दिया है। 266 अभ्यर्थी जो है पटना के इस बेऊर जेल में पहुंच गए हैं, जिसमें 88 महिलाएं हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी है और बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम रद्द करने को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बिहार लोक सेवा आयोग का कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग आज से कल तक जो तृतीय चरण की परीक्षा हुई है उसका पेपर रद्द कर सकता है। इस बात का कमोबेश फैसला ले लिया गया है। इधर आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे मामले को लेकर अपने ही थाने में FIR लॉन्च किया है और जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर इस मामले में पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और कई और लोगों की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला सामने आया है। बिहार में एक बार फिर से पेपर लीक हुआ है। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और उसके बाद तृतीय चरण का जो शिक्षक बहाली परीक्षा हुई उसमें भी पेपर लीक हो गया। ये उन लाखों मेधावी छात्रों के साथ एक नाइंसाफी है जो मेहनत के बल पर परीक्षा में कामयाबी पाना चाहते हैं। देखना होगा इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई आगे बढ़कर कौन सी कार्रवाई करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग संगठित गिरोह में बड़े चेहरे हैं उनको क्या वाकई में आर्थिक अपराध इकाई सामने लाती है या फिर ये जो एक्शन है ये यहीं तक ठहर जाता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कई सवाल खड़े किए हैं। अजीत शर्मा ने कहा कि बच्चे सालों मेहनत कर परीक्षा में बैठते हैं कि उन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ लोगों के कारण प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। प्रश्न पत्र लीक को लेकर उन्होंने साफ तौर पर अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया और मुख्यमंत्री से प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपके माध्यम से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, जो भी प्रशासन के पदाधिकारी इस लीक के पीछे जांच करा लीजिए, जो भी पदाधिकारी इन्वॉल्व हो उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए ताकि भविष्य में पेपर लीक न हो और बच्चों का करियर बर्बाद न हो।
बढ़ते हैं आगे। अगली खबर आपको गोपालगंज से बता दें। गोपालगंज के उत्पाद थाने की पुलिस ने शराब से भरी एक कार को जब्त किया है। कार में गुप्त तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक यूपी से देसी शराब और विदेशी शराब गोपालगंज होली के लिए लाई जा रही थी, लेकिन उत्पाद विभाग ने तस्करों के मंसूबे को नाकाम कर दिया और तस्करों की गिरफ्तारी कर ली गई। उत्पाद विभाग ने इस दौरान लगभग 71.6 लीटर देसी और 3 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने इस कार्रवाई के बाद यूपी से आने वाली गाड़ियों की जांच में सख्ती बढ़ा दी है। देखो इधर, विशेषकर होली और चुनाव को लेकर और सघन छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में एक गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना अंतर्गत कुकुर भुक्का जगह स्थान है, वहां पर एक कार का पीछा किया गया, जिस कार से बंटी बबली देसी शराब जब्त किया गया। एक लोग की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम धीरज दीक्षित है। लगभग 71.6 देसी और 3 लीटर विदेशी, जो कि कार में गुप्त तहखाना बना के वो लोग ले जा रहे थे। कैमूर के सिरसी गांव में चौकीदार का थाने में बैठकर पत्रकार और अन्य लोगों को धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में चौकीदार बोल रहा है कि हमारे सामने किसी की नहीं चलेगी, जो हमारे विरुद्ध बोलेगा उसको घर में घुसकर मारेंगे। चौकीदार यहां तक पुलिस प्रशासन को भी धमकी दे रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद भभुआ एसडीपीओ शिव कुमार शंकर ने कहा है कि एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, वीडियो की जाँच की जा रही है और इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। एक वायरल वीडियो आपके द्वारा हम लोग संज्ञान में आया है। ये एक अमन करके हैं, चौकीदार हैं चैनपुर थाना क्षेत्र के। इनके द्वारा उस वायरल वीडियो में कुछ कहा जा रहा है। हम लोग ही उस वीडियो की जांच करा रहे हैं और बड़े अधिकारी से हम लोग और भी अन्य बिंदुओं पर जाँच करा रहे हैं कि इसमें कौन कौन शामिल थे और क्या एग्जैक्टली बोला गया और किस संदर्भ में बोला गया, इस बात की हम लोग जाँच कर रहे हैं।